अब धीरे धीरे बच्चों क्वेश्चंस की, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे अपलोड हो चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियो एक एक चैप्टर की अपलोड हो गई है। अब उन चैप्टर्स की जो क्वेश्चंस की वीडियो है, क्वेश्चन की कैसे प्रैक्टिस करते हैं, बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू कैसे आएंगे, उसकी सीरीज सब धीरे धीरे चैनल पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। बस अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम किया करेंगे और बोर्ड ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट ईयर्स के बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए उनकी प्रैक्टिस सब अब धीरे धीरे वीडियोस में आपको मिलने लग जाएगी। तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइज टू 100 में, और जहां पे आप सीखने जा रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एनपीओ। एनपीओ का मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी इस चैप्टर की कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको किस तरीके से इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या अकाउंट बनाए जाते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो, और जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आए हैं अभी तक पिछले साल के ट्रेंड को देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पे विजिट किया है और आपको अगर पसंद आता है हमारा पढ़ाया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यही हमारे लिए क्या रहता है, थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करता है कि अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखो जी, हमने आपको बताया था कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, पुरानी वीडियो में जैसे कि बता चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है तो आपको क्या करना होता है, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन वाले खुद बना कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वाले क्या करते हैं, क्योंकि बोर्ड बहुत तेज है, उसको पता है कि बच्चे तो सब सीख के ही आते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो कभी कभी एग्जाम में क्या आ जाता है कि कभी कभी आपसे बोल दिया जाता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखा दो जी हमको। तो जब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कभी कभी आ जाता है तो उस टाइम पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो हर बार रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ मिलता था और अब की बार क्वेश्चन ने उनसे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनवा के देखने के लिए बोल दिया है। तो उस सिचुएशन में आप गलती ना करें, क्योंकि आप राइज टू 100 में पढ़ रहे हैं और 100 मार्क्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में सीखना है। ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन की क्लास में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का इंट्रो दे चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बहुत जल्दी से कि मैंने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में क्या बताया था। मैंने बताया था बच्चों कि जैसे आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 11th क्लास में कैश बुक बनाते थे तो ये हूबहू कैश बुक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? कैश बुक की तरह। अब अगर आपको कैश बुक के बारे में नहीं पता कि 11th क्लास में कैश बुक क्या होती थी, हम तो 12th में आ गए, 11th का तो हमने ध्यान दिया ही नहीं था, तो कैश बुक की वीडियो भी अपलोड है चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हैं क्लास 11th की। और अगर आप नहीं सीखना चाहते, क्योंकि अब आप चाहते हो कि बस 12th का ही हो हमारे सामने, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं कि कैश बुक क्या होती थी। कैश बुक का सिर्फ इतना सा मतलब होता था कि जहां पे कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड किया जाता था। मतलब इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुई है, कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस चल रहा है, नहीं, ये तो कहते थे कैश बुक कहती थी कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, बस हम यही रिकॉर्ड करेंगे, उसके अलावा हम सभी इंफॉर्मेशन को अनदेखा कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, सिरे से खारिज कर देंगे। ये कैश बेसिस अकाउंटिंग का भी पार्ट होता है ना। 2 तरीके के बेसिस होते थे अकाउंटिंग करने की, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। तो हम इसको किस बेसिस पे बनाते हैं? कैश बेसिस पे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है, तो बच्चों आपको क्या बोलना है, कौन सा बेसिस होता है? कैश बेसिस होता है। तो हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को किस बेसिस पे बनाया करेंगे? कैश बेसिस पे बनाया करेंगे। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो अब हमें याद रखने वाली बात क्या हो गई? 2। सबसे पहला कि इसमें कैश बुक की तरह प्रिपेयर किया जाता है, तो सिर्फ कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड करना होता है। दूसरा, किस बेसिस पे बनाया जाता है? कैश बेसिस पे बनाया जाता है। थर्ड, आप कहोगे कैश बेसिस पे बनाया जाता है तो ये पूछ लिया गया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा होता है, क्योंकि ऐसे पूछा जाता है एसेट का नेचर क्या होता है, आप बोलते हो रियल। आपसे पूछ लिया जाता है लाइबिलिटीज का नेचर कैसा होता है, आप कह देते हो पर्सनल। आपसे पूछा जाता है इनकम एंड एक्सपेंस किस नेचर में जाते हैं, तो उनको बोल देते हो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट हुआ करते थे, पर्सनल, इम्पर्सनल, सब 11th क्लास की बातें हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको सब आता है। इस वजह से हम 12th क्लास में जब आ जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि 11th का बेस हमारा क्लियर है और उसके बाद ही हम आगे 12th में पढ़ रहे हैं। और अगर आप में से किसी बच्चे का 12th का 11th का बेस क्लियर नहीं है तो 11th के हर चैप्टर के पूरे इंट्रोडक्शन के से लेके और फाइनल अकाउंट तक की वीडियो चैनल पे प्लेलिस्ट बना के अपलोड है। आप वहां से उसकी हेल्प से अपना थोड़ा सा, अगर आपको बेस मजबूत करना है या उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना है तो आप इजीली कर सकते हो। कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन सब अवेलेबल है। तो बात आ जाती है कि इसका नेचर कैसा होता है। जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है तो इसका नेचर होता है रियल। तो इसका नेचर क्या होता है?
रियल अकाउंट का नेचर होता है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, कभी कभी थियरी में पूछ लिया जाता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा होता है, आपको लिखना होता है नॉमिनल। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा होता है, तो आपको लिखना होगा रियल नेचर होता है। किस बेसिस पे बनाया जाता है, कैश बेसिस पे बनाया जाता है। और क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। ये भूल जाते हैं यहाँ पे कि कोई आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन भी हुई है, क्योंकि हुई है तो हम उसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम कोई भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब अगली बात आ जाती है क्या, कि जब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास रिसीट्स और पेमेंट दोनों ही दो टाइप की होती हैं। क्या कि भैया एक तो कैपिटल रिसीट्स होती है और एक रेवेन्यू रिसीट्स होती है। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर्स भी जो होते हैं वो भी कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के पेमेंट्स जो होती हैं। एक तो हम कैपिटल नेचर की पेमेंट्स करते हैं जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं, एक रेवेन्यू नेचर की पेमेंट करते हैं जिसको रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है, जैसे आप 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें डलती थी, कैपिटल को इग्नोर किया करते थे। क्यों? क्योंकि कैपिटल नेचर की चीजें बैलेंस शीट में जाया करती थी। उसी तरीके से जब आप इस चैप्टर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो तो वहां पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर की इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की, तो इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा या कैपिटल रिकॉर्ड होगा। तो मैं कहता हूं बच्चों यहां पे रेवेन्यू नेचर की पेमेंट होगी, साथ ही साथ यहां पे एज वेल कैपिटल नेचर की भी पेमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। क्यों? क्योंकि इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाता कि कौन सा रेवेन्यू कौन सा कैपिटल। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कहता है, मुझे ये बताओ पेमेंट हो रही है, ये क्या, हमने कहा हाँ जी पेमेंट हो रही है, ये कहता है रिकॉर्ड कर दो। मैंने कहा ये तो पूछ लो छोटी पेमेंट है या बड़ी पेमेंट है, मतलब रिकरिंग नेचर की है या वंस अ वाइल होने वाली पेमेंट है। कहता ना 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 कुछ मत बताओ, कैश बेसिस का मतलब सिर्फ कैश का आना और जाना, चाहे वो लंबे समय में एक बार पैसा आ रहा है चाहे वो लंबे समय में एक बार पैसा जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर सब यही रिकॉर्ड करेंगे। आप कहोगे कुछ एग्जाम्पल बताना, रेवेन्यू और कैपिटल में कुछ डिफरेंस बताना। मैंने कहा मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। आपने रेंट पे किया, रेंट पे करना, रेंट की पेमेंट कर रहे हो और हर महीने रेंट की पेमेंट करते हो, तो रेंट रेवेन्यू नेचर का हो गया, रिकरिंग नेचर का हो गया। लेकिन अगर आपने कोई बिल्डिंग बेच दी, सेल कर दी, आपने कोई कार सेल कर दी, कार बेच दिया आपने अपने पास से, आपके पास कोई प्लांट थी, मशीनरी थी, आपने उसको सेल कर दिया। रोज रोज नहीं करते, आपका काम प्लांट बेचने का नहीं है, आप तो एनजीओ चला रहे हो, आपका काम बिल्डिंग बेचने का नहीं है। लेकिन इसको बेचने से भी अगर आपको पैसा मिला, किसी ने कोई स्पेशल डोनेशन दे दिया स्पेसिफिक पर्पज से, क्या होता है ये पुराने वीडियो में डल चुका है, किसी ने स्पेशल डोनेशन दे दिया, अब स्पेशल रिसीट्स है, लेकिन आप इसको भी क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, बेशक कैपिटल नेचर की, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि कैपिटल रेवेन्यू क्या है। इसको तो मतलब है कैश का इनफ्लो किसी भी नेचर का हो, कैश का आउटफ्लो किसी भी नेचर का हो। तो हमें क्या करना है, रेवेन्यू नेचर की पेमेंट भी यही रिकॉर्ड करनी है, रेवेन्यू नेचर की भी यही रिकॉर्ड करनी है, और कैपिटल चाहे फिर वो पेमेंट्स में हुई हो, चाहे फिर वो कैपिटल नेचर की रिसीट्स हुई हो, या चाहे वो कैपिटल नेचर की पेमेंट हुई हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट्स हुई हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की पेमेंट हुई हो। तो आपको समझ में आ गया। अब रिसीट्स आपको किधर की तरफ लिखना है, डेबिट साइड, और रेवेन्यू और पेमेंट आपको किधर की तरफ लिखना है, क्रेडिट साइड। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल कैश बुक की तरह हो गया। कैश बुक में भी कैश का इनफ्लो डेबिट साइड और कैश का आउटफ्लो क्रेडिट साइड लिखा करते थे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी कैश का इनफ्लो। वही तो बात होगी, जब कैश बुक है, हूबहू कैश बुक है, नाम बदल देने से क्या कैश बुक थोड़ी बदल जाएगी। अब कैश बुक हमने सीख लिया और उसका तुम नाम बदल के रिसीट्स एंड पेमेंट लिख दो तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा? कुछ भी नहीं। आप कहोगे एक चेंज है, जब कैश बुक बनाते थे तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम, पैटी कैश बुक ऐसे नाम हुआ करते थे। हाँ ये चेंज है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें कितने 4 तरीके के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं होते। अगर आप 4 तरीके के समझ लो तो क्या होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 1, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 2, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 3 और ऐसे ही 4। इस तरीके से हो सकता है। अब आप कहोगे 4 बनाए ना, एक ही बनाना है। मैं तो ऐसे मजाक चल रहा है, तो मतलब बेफिजूल की बातें हो गई, ये टाइम बर्बाद हो गया आपका थोड़ा सा। चलिए तो हम करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत। अगर हमें रिसीट्स, कैश का इनफ्लो होगा, रिसीट्स साइड हम इनफ्लो लिखेंगे। इनफ्लो का मतलब कैश का आना, चाहे किसी भी फॉर्म में आ रहा हो, और आउटफ्लो पेमेंट साइड हम क्या लिखेंगे, कैश का जाना, चाहे किसी भी फॉर्म में जा रहा हो। मशीन खरीदने में चला गया हो, रेंट पे करने में चला गया हो, सैलरी पे करने में चला गया हो, ऑनरेनियम पे कर दिया हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया हो, स्टेशनरी चार्जेस, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे डिफरेंशिएट करती नहीं, क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये लिखा रहने देता हूँ सिर्फ आपकी समझ के लिए। एग्जाम में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना। आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऊपर हेडिंग डालनी है, क्योंकि जिस अकाउंट को बनाते हो, जिस लेजर को, उसकी हेडिंग डालनी होती है। रिसीट्स अमाउंट, पेमेंट अमाउंट आपको लिख देना है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है। तो क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं हम अपने पास। तो अगर मैं आपको फ्रेम के बाहर हो जाऊंगा तो आप थोड़ा सा मैनेज करना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपको कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वालों ने दी है।
कहते हैं आपको इंफॉर्मेशन दे दी है ड्राफ्ट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली। तो ये आपके पास टीएस ग्रेवाल की जो बुक है उसी का क्वेश्चन है। कहते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको ड्राफ्ट करना है फ्रेंड्स क्लब के लिए दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो आपको 2021 के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, फ्रेंड्स क्लब का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं कैश ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को आपके पास इन्होंने कुछ कैश का बैलेंस दे दिया है। हमने कहा बहुत बढ़िया, देना चाहिए, अच्छी बात है। ओपनिंग बैलेंस हो गया 4400, सब्सक्रिप्शन का बैलेंस लिखा हुआ है, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टैक्सेस, सैलरीज एंड वेजेस, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी कैश पेमेंट, और लिखा हुआ है लास्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो इस तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी है जो कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। अब हमें क्या करना है, अपनी इन इंफॉर्मेशन को पिक करना है और कहां पे पोस्ट करते हुए चलना है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भरते हुए चलेंगे। अब बच्चों अगर मैं फ्रेम से बाहर जाऊंगा तो आपको मैनेज करना है, आपको ध्यान देना है, मैं यहां पे जो इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। कहते हैं आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस है। अब आप मुझे बताओ, कैश का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है। अब कैश क्या होती है, एसेट, और एसेट के ओपनिंग बैलेंस किधर की तरफ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड। बचपन से सीखा है एसेट का नेचर डेबिट का होता है, तो जितनी भी डेबिट नेचर के बैलेंसेस होते हैं उनको डेबिट साइड लिखना होता है। तो हम डेबिट साइड में लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी। अब देखो अकाउंट लिखा है तो पर्टिकुलर अमाउंट मत लिखना, जैसे कैश बुक में लिखते थे। यहां पर रिसीट्स और पेमेंट लिखना है। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर और इनकम लिखते हैं, जबकि P&L अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम पर्टिकुलर अमाउंट लिखते थे। तो आपको यही याद रखना है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हेडिंग डालते हैं, यहां लिख देते हैं पर्टिकुलर अमाउंट ना, आप लिखना रिसीट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। तो आपके पास पहला बैलेंस लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, और वो लिखना कितना लिखा है 4400, तो आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। कहते हैं सब्सक्रिप्शन था 37,600। अब बच्चों बताओ सब्सक्रिप्शन क्या होता है। आप कहोगे सब्सक्रिप्शन होता है भैया जो मेंबर होते हैं किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, जब वो सालाना एनुअल बेसिस पे अपने उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ट्रस्ट को जो एनुअल पेमेंट करते हैं, और वो हर साल करते हैं, और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेन इनकम होती है। और ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है वीडियो, आप उसको जरूर ध्यान से देख लेना, एग्जाम में 3 मार्क्स में आता ही आता है। तो हम बहुत, अब इस बार ये भी हो गया है कि बोर्ड में इस बार 2 बार पेपर लेगा बोर्ड आपका CBSE, एक बार नवंबर दिसंबर में लेगा, MCQ टाइप होगा 90 मिनट्स का, और उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा। तो आपको तो और ज्यादा मेहनत करनी है, और लेकिन इजी हो गया। अब पार्टीशन है, एक बार में सारा सिलेबस पढ़ के पूरे साल में नहीं जाना, अब आधे साल आधा पढ़ो, उसके बाद फिर आधा पढ़ो, इस तरीके से करना है। मतलब ये मान लो मौज आ रही है बच्चों की इस बार, बिल्कुल जैसे कहते हैं बच्चों के दिल की तमन्ना जो होती है, हसरतें पूरी हो रही हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमारी तो हसरत है कि पेपर ही ना दें, तो उन बच्चों की भी पूरी हुई है, बिना पेपर दिए पास हो रहे हैं। तो ऐसे भी बच्चों की, पर ऐसे नहीं है ना हर बार जो आप जिद करो वही पूरा हो, कभी कभी होती है ऐसे जिद्दें पूरी, तो हम आ जाते हैं वापस। लेकिन हाँ, बहुत बेनिफिट मिल रहा है इस बार बच्चों को। कहते हैं सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, 37,600। मैंने कहा ले आओ सब्सक्रिप्शन, रिसीव हो रहा है ना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन तो इनकम होती है, तो रिसीट साइड आएगी। हमने कहा टू सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का बैलेंस कितना लिखा हुआ है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन का बैलेंस लिखा हुआ है 37,600, हमने ये अमाउंट लिख दिया। सब्सक्रिप्शन के बाद लिखा हुआ है हमारे पास डोनेशन। अब डोनेशन है, अब सोचो अगर डोनेशन, सिर्फ डोनेशन लिखा है तो हम जर्नल डोनेशन मानते हैं, और जर्नल डोनेशन हमारी क्या होती है, इनकम। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी इनकम साइड शो करते हैं। अगर यही डोनेशन किसी स्पेशल पर्पज से मिला होता तो हम इसे अपनी लायबिलिटी ट्रीट करते, क्योंकि स्पेशल पर्पज लगते ही उसका यूज सेलेक्टेड जगह पे किया जाएगा, और जब उसका यूज सेलेक्टेड जगह पे किया जाएगा तो ये एक ऑब्लिगेशन बन जाता है लायबिलिटी साइड। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। स्पेशल पर्पज से है, आ जाइए, किसी स्पेशल पर्पज से नहीं, जर्नल पर्पज से आ जाइए, सब समा जाएगा। ये समुद्र है ये, है ना, सब समा जाता है, कुछ भी डाल दो इसमें। तो हमने का डोनेशन भी डाल देते हैं, टू डोनेशन, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दो, रिसीट साइड सब आने दो। और डोनेशन का अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 8,000 रुपीज, वेरी गुड, ये भी हो गया। इसके बाद डोनेशन के बाद लिखा है एंट्रेंस फीस, जो भी मेंबर बनेगा, मेंबर बनते टाइम एंट्री फीस देगा, एंट्री फीस देगा तो ऑर्गेनाइजेशन को तो पैसा मिलना है, और मिलना है तो रिसीट्स है, और रिसीट्स है तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड लिख दी जाएगी। तो टू एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी का अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 4,300।
लीजिए बच्चों 4300 रुपीज एंट्रेंस फी लिख देते हैं। एंट्रेंस फी के बाद लिखा हुआ है रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट होते हैं इनके पास बहुत जमीन होती है और उस जमीन पे ये हॉल बना देते हैं, पार्टी हॉल बना देते हैं जहाँ पे आप आओ पार्टी करो। और एक मिनिमम सा अमाउंट, कुछ इनका बहुत छोटा अमाउंट होता है जो इनको देना पड़ता है क्योंकि आप वहाँ पे जाके अपना कोई फंक्शन करा रहे हो तो बदले में आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, तो इनको रेंट मिलता रहता है उन क्लब से। तो इनकी ये भी एक इनकम का जरिया बन जाता है क्योंकि इनके खर्चे बहुत सारे होते हैं। इनकम के नाम पे इनके पास सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो ये कुछ और भी जुगाड़ करे रखते हैं जैसे लोकल रेंट, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल्स, बिल्डिंग्स। तो इनके पास ये भी अमाउंट आ गया रेंट रिसीव के नाम से, टू रेंट रिसीव। हमने कर लिया, आओ जी कोई भी रिसीट दे दो हमें, तो हमें तो डेबिट साइड लिखो, डेबिट साइड लिख देनी है रिसीट कॉलम में। और रेंट रिसीव कितना हुआ हमें 250 रुपीज का, मतलब 5250 रुपीज। इसके बाद कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब चार्जेस स्टार्ट हो गए, बिजली यूज करोगे तो बिल तो भरना पड़ेगा, और बिल तो भरना पड़ेगा तो पेमेंट हो गई, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और कितना इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करा रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करा रहे हैं 3440 रुपीज, 3440 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर दिया हमने। कहते हैं इसके बाद आपको टैक्स पे करना है, हमने कहा टैक्सेस भी जमा कर देंगे। अब सिर्फ पेमेंट बोलो, आप ये मत बताओ कहां जा रहा है पैसा, सिर्फ ये बताओ ये पेमेंट है। मैंने कहा हाँ टैक्स पेमेंट है, दे दो जमा कर दो। हमने कहा कितने रुपए की टैक्स की पेमेंट हो रही है? 500 रुपीज, लीजिए 500 रुपए का टैक्स जमा कर दिया। फिर टैक्सेस के बाद कहते हैं सैलरी एंड वेजेस। लीजिए बच्चों सैलरी एंड वेजेस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था जो क्वेश्चन भी, आप दोबारा ले लेना, ठीक है? किसी दूसरे फोन में आप स्क्रीनशॉट लो और अपनी मम्मी के या कोई भी भाई बहन जो घर पे हैं उनके फोन में सेंड कर दो, और फिर अपनी स्क्रीन पे रख लो एक फोन में क्वेश्चन, और यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप होते हुए देख सकते हैं। आपके पास लिखा हुआ है, अभी अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप वापस जाओ, स्क्रीनशॉट लेके उसको व्हाट्सएप से ट्रांसफर कर दो, फोटो शेयर करते हैं जैसे, और एक फोन में रख लो। आप कहोगे दो दो फोन कहाँ पे, सब अपना जॉब वगैरह करने वाले और बाहर रहते हैं, अकेले हैं हम तो सुनते रहो, पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको, काम चल जाएगा। कहते हैं सैलरीज, और सैलरी एंड वेजेस कितना है? 21,000। तो लो जी सैलरीज एंड वेजेस 21,500, बहुत पैसा खर्च कर दिया इन्होंने सैलरी और वेजेस को बांटने में। इसके बाद कहते हैं ये ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम पे कर दिया। मैं आपको बता चुका हूं ऑनरेरियम क्या होता है, और ऑनरेरियम नाम का अमाउंट कितने रुपए पे करने पड़ गया है इनको? ऑनरेरियम पे कर दिया है सेक्रेटरी को 2500 रुपीज का, ठीक है जी। किसी को बुलाए तो सेक्रेटरी को, और वो आके पैसे ले गया इनसे। ऑनरेरियम के बाद कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा जी इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव्ड रिसीप्ट, रिसीव्ड रिसीप्ट, रिसीट्स है तो हमें किधर की तरफ लिखनी है? डेबिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव। लीजिए बच्चों इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं। कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है हमको? 2950 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। कहते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मैंने कहा स्टेशनरी तो खर्चा है जी, प्रिंटिंग, क्योंकि स्टेशनरी बेचने का काम थोड़ी है इनका, ये तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज करते हैं क्योंकि इनके पास स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट खर्च किया होगा इन्होंने। मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंप्लीट लिखना, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखी हुई है 350 रुपीज। लीजिए बच्चों 350 लिख दिया। इसके बाद लिखा हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद पेटी कैश पेमेंट। लो जी पेटी कैश, छोटी सी कैश की पेमेंट कर रहे हैं। हमने कहा छोटी सी पेमेंट कर लो, बड़ी पेमेंट कर लो, इनको तो सिर्फ रिकॉर्ड करना है पेमेंट साइड, इन्हें इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता छोटी पेमेंट है बड़ी पेमेंट है ना, इनको नहीं फर्क पड़ता, इनको तो उठा के समुद्र है, सब सोख लेगा ये। इसके बाद हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट पेटी कैश के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पे। लो जी इंश्योरेंस भी पे करवा लो, कुछ भी पे करवा लो, सब पेमेंट साइड जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 310 रुपीज। लीजिए बच्चों काम खत्म, इतना ही काम करना था। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन आया, हमने पकड़ा और कर दिया। अब क्या करना है बच्चों, जब ये कैश का ही एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पैसे का आना पैसे का जाना, तो जब इसकी बैलेंसिंग करोगे तो शुरुआत में 4400 रुपीज का कैश था। अब हम ये चेक करेंगे कि साल का लास्ट आते आते हमारे पास कैश का कितना बैलेंस बकाया रह गया है, जिसको हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? तो हमेशा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, तो हम डेबिट का टोटल करके देखते हैं कितना बैठ रहा है कैलकुलेटर की मदद से। तो ये अमाउंट निकल कर आ गया 62,500, ये डेबिट साइड का टोटल आ गया। कितना? 62,500। अब जिधर का टोटल ज्यादा होता है अकाउंट्स में दोनों तरफ वही बैलेंस लिखा जाता है, तो उधर भी 62,500 हमने लिख दिया।
अब 62,500 ये टोटल पैसा आया, ये इनफ्लो है, पुराना पैसा था और कुछ आया। उसमें से जो जो पेमेंट हमने कर दी उन सारी अमाउंट्स को हम यहां से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस निकल कर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2021 को, वो बैलेंस कितना होगा, तो इसमें से सारा बैलेंस माइनस करने के बाद 33,000 निकलकर आ जाएगा। तो इस तरीके से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाया करेंगे। हमें इंफॉर्मेशन मिला करेगी, रिसीट्स में कैपिटल रेवेन्यू कोई भी रिसीट चलेगी, कुछ भी चलेगा। होता है ना, आप अपने किसी दोस्त के यहाँ जाते हो या किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो तो वो पूछते हैं क्या चलेगा, चाय चलेगी, कॉफी चलेगी, ठंडा चलेगा या कुछ और चलेगा, और आप क्या कहते हो, अरे अपने को तो कुछ भी चलेगा। उसी तरीके से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहता है अपने को तो रेवेन्यू रिसीट भी चलेगा, कैपिटल रिसीट भी चलेगा, हमें तो रेवेन्यू पेमेंट भी चलेगी, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर भी चलेंगे, बस कैश में होने चाहिए, उधार नहीं होने चाहिए। अगर तुमने क्रेडिट पे कर दिया, कुछ आउटस्टैंडिंग हो गया, तो भैया हम अपना मुंह फेर लेंगे और तुम्हारी तरफ से फिर हम रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का बड़ा प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक। आपको, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी है, आप वहां मैसेज भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे बच्चों क्वेश्चंस की, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे अपलोड हो चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियो एक एक चैप्टर की अपलोड हो गई है। अब उन चैप्टर्स की जो क्वेश्चंस की वीडियो है, क्वेश्चन की कैसे प्रैक्टिस करते हैं, बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू कैसे आएंगे, उसकी सीरीज सब धीरे धीरे चैनल पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। बस अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम किया करेंगे, और बोर्ड ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट ईयर्स के बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए उनकी प्रैक्टिस सब अब धीरे धीरे वीडियोस में आपको मिलने लग जाएगी। तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। बाय बाय।